सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपनी योजना की सीरीज़ चालू करी थी जिसमें योजना के शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं हमारी टीम के द्वारा, और उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं बना रहा हूं ताकि योजना मैगज़ीन जो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेंस अभी आने ही वाला है, कुछ ही समय बचा है उसमें, तो आप लोगों के पास में समय नहीं है कि आप पूरी मैगज़ीन को जो 50+ पेज की होती है वो पढ़ पाओ। इसलिए हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 15 to 20 पेजेस में हम योजना मैगज़ीन आपकी कवर कर दें विद द वीडियो लेक्चर्स, ताकि आप अपने फ्री टाइम में भी अगर इन वीडियोस को सुनते हो सो आपका एक वैल्यू एडिशन होगा और आपको एक एज मिलेगा दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो कवर नहीं कर रहे हैं योजना को। ठीक है, इसी पर्पज़ से हमने इस सीरीज़ को चलाया है, जिसमें हमने मई मंथ की जो योजना थी उसको कवर कर लिया था, जिसमें हमने हॉलिस्टिकली वेव्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, वेव्स क्या था? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, जिसमें हमने कहा था कि किस तरीके से इंडिया जो है एक सॉफ्ट पावर बन सकता है अपनी फिल्म्स को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करके, है ना। तो अब हम जून मंथ की जो योजना है उसको कवर करेंगे, और इसको जब हम कवर करते हैं तो इस महीने की योजना की जो मेन थीम है वो क्या है? वो है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, यानी कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, और उसके बाद में भारत ने कैसे उनको जवाब दिया, उसके बारे में ही मेनली 4 आर्टिकल्स हमको शुरुआत के देखने को मिलते हैं। फिर जब हम बात करते हैं बाकी के जो आर्टिकल्स हैं, उसमें से 3 आर्टिकल्स इंडिया की फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी, और एक आर्टिकल जो है वो वेयर हाउस डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, और यानी कि आपको समझ आ गया होगा बेसिकली तीनों आर्टिकल जो हैं फार्मर्स से रिलेटेड हैं, कि किस तरीके से जो फार्मर्स हैं उनके वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके। फिर एक आर्टिकल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन पे देखने को मिलेगा। एक आर्टिकल हमको योग पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको पता है 21 जून जो है उसको हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योग डे के रूप में मनाया जाता है। और 10th आर्टिकल जो है इसमें वो कम्युनिकेशन मॉडल्स इन न्यू मीडिया एज के बारे में है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और एक एक आर्टिकल को हम कवर करते चलेंगे होलिस्टिकली। ठीक है, तो ये जो है योजना मैगज़ीन में जो एक एडिटोरियल पेज आता है उसको हमने जो कि त्यों यहाँ पे रख भी दिया है, ताकि आप इसको एक बार पढ़ो और फिर कंपेयर करो कि जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो क्या फुलफ़िल कर पा रहे हैं डिमांड को कि नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद भी एक आइडिया लग जाएगा कि दीज शॉर्ट नोट्स आर सफिशिएंट, और आपको योजना मैगज़ीन भी खुद से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इनको हॉलिस्टिकली पढ़ते हो और 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेते हो। ठीक है, तो जो एडिटोरियल था उसकी समरी की अगर हम बात करें तो वो एडिटोरियल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो ये ऑपरेशन क्यों करना पड़ा, तो उसके पीछे का कारण ये था कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में एक जगह पड़ती है पहलगाम, और उस पहलगाम पे एक बहुत ही कायराना आतंकवादी हमला किया गया। ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें लोगों का धर्म पूछकर, उनकी रिलीजन पूछकर उन लोगों को जान से मार दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये हमला हुआ सो इट वाज अ शॉक वेव फॉर द होल नेशन। फैमिलीज जो हैं वो तबाह हो गई। ठीक है, और इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि जो जिन लोगों को मारा गया उनमें मेल काउंटर पार्ट्स को मारा गया। ठीक है, और जो फीमेल्स थी वो क्या हो गई? विडो हो गई। ठीक है, यानी कि वो विधवा हो गई।
और इसमें स्पेसिफिकली इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि जिन लोगों को हमें मारना है दे शुड नॉट बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, तो क्योंकि भारत में जो सिंदूर है इसको क्या माना जाता है, सुहाग की निशानी माना जाता है, इसी वजह से अब सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया, तो इसका क्या नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ ट्रिब्यूट, यानी कि एक श्रद्धांजलि थी किनको, उन महिलाओं को जो क्या हो गई थी, इस कायराना आतंकवादी हमले में विडो हो गई थी, यानी कि विधवा हो गई थी। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर किसने लॉन्च किया था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया, और एंड इट वाज अ रेस्पॉन्स टू टेररिज्म एम्ड एट रीस्टोरिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब इससे सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने करा क्या, टेररिस्ट सेंटर्स पर अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, कितने एरियाज पे हमने जो हमला किया था वो किया, लगभग 9 साइट्स जो हैं वो कही जाती हैं कि उन पे हमला किया गया। तो यहाँ पे कई सारे आतंकवादी मारे गए। ठीक है, और उनके जो सेंटर्स थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, जब टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या आतंकवादी बहुत जल्दी भारत में दोबारा से हमला कर पाएंगे, नहीं। यानी कि हमने क्या कोशिश करी है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जो टेररिस्ट सेंटर्स हैं या कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके, टू रिस्टोर द सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि जब भी इस तरीके का आतंकवादी हमला होता है तो भारत में अस्थिरता आती है, इनस्टेबिलिटी की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को रिस्टोर करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक रेस्पॉन्स था। ये शो करता है कि भारत एज अ नेशन जो है उसका क्या कमिटमेंट है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये हाईलाइट करता है कि कैसा कोऑर्डिनेशन था हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ है यह ऑपरेशन एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स, ठीक है, दे वर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ऑपरेशन। इवन जब हम बात करते हैं तो बीएसएफ जो थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो क्या कर रही थी, वो हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योर करने का काम कर रही थी। ठीक है, इसके साथ में ही हम देखेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ में जो हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है, बिकॉज द सैटेलाइट्स आर नीडेड इन टूडेज मॉडर्न एरा वॉरफेयर। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि भारत के जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनी है, जो पीएसयूज हैं भारत में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हमारे पास में डीआरडीओ है, दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी जो इंडिजीनियस स्वदेशी जो वेपन्स थे उनका भी बड़े स्तर पे प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट वाज अ जॉइंट एफर्ट बाय द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के प्रोएक्टिव एंड रोबस्ट अप्रोच को। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की तो हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसमें भी क्या आया है, एक शिफ्ट आया है। ठीक है, कैसे शिफ्ट आया है, अगर हम बात करें तो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2008 में, जिसको क्या कहते हैं 26/11 कहते हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो पॉलिसी थी वो थी पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट, स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट, जिसमें हम क्या कहते थे कि वी विल नॉट अटैक। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हमारी जो पॉलिसी है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट की नहीं रही है, हमारी पॉलिसी थोड़ी सी ऑफेंसिव भी हो गई है। ठीक है, हमने क्या कहा है, टेररिज्म क्या है, एक्ट ऑफ वॉर है। ठीक है,
तो इस तरीके से एक हमको शिफ्ट देखने को मिलता है हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में अगेंस्ट टेररिज्म। पहले हम क्या कहते थे, जब भी टेररिस्ट अटैक हो रहा था, आवर पॉलिसी वाज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट। स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट का मतलब क्या था कि हम कुछ भी कर नहीं रहे थे और हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे टेररिज्म को हमने एक्ट ऑफ वॉर माना है और हमने एक ऑफेंसिव अप्रोच अपनाया है कि वी विल नॉट शो एनी टॉलरेंस टू टेररिज्म, जिसको हम कह सकते हैं क्या, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई जो हम इतना अच्छे से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल कर पाए, उसमें एक रोल मेक इन इंडिया का भी था, क्योंकि मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजनाइजेशन, इंडिजनाइजेशन का मतलब होता है स्वदेशीकरण, यानी कि हमने भारत में ही क्या किया है, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने की शुरुआत करी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। भारत ने बड़ी तेज़ी से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, इंडिजीनियस सिस्टम्स को डेवलप किया है, जैसे कि आकाश। अब इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, क्योंकि आकाश का मतलब क्या होता है, स्काई, ठीक है। तो ये वह मिसाइल है जो सरफेस से हवा में जाएगी। आकाश तीर जो है उसको हमने डेवलप किया, ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो इस आकाश तीर के माध्यम से आप एक कंट्रोल रूम में बैठकर क्या कर सकते हो, स्काई को मॉनिटर कर सकते हो, स्काई की मॉनिटरिंग कर सकते हो। और जब आप स्काई की मॉनिटरिंग करोगे, देन यू विल ट्राई टू इंटरसेप्ट द मिसाइल्स, ड्रोन्स ऑफ एनिमी कंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो आकाश है और आकाश तीर हैं, ये इंडिजीनियस हैं, स्वदेशी हमारे सिस्टम्स हैं, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाने में। और जो हमारी स्ट्राइक्स भी थी वो भी प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से भरी हुई स्ट्राइक्स थी, जिसमें जहाँ पे हमने टारगेट किया था कि यहाँ पे हमको इन जगहों को हिट करना है, बड़ी प्रिसाइजली हमने उन्हीं टारगेट्स को हिट किया, ठीक है। हमने टारगेट किया टेररिस्ट कैंप्स को डीप इनसाइड द पाकिस्तान। और ये क्या है, ये इंडिकेट करता है हमारे शिफ्ट में, एनी टेरर अटैक इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, इंश्योर स्विफ्ट एंड डिसिसिव रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है पलटवार, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम पलटवार करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी चाहिए, जब हमने पाकिस्तान में जो हमले किए हैं उनके टेररिस्ट कैंप्स पर, तो उसमें हमने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर उसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है। हमने अपनी टेरिटरी में रहते हुए ही पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे हमले किए हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियाज़ ग्लोबल सिक्योरिटी रोल। तो ग्लोबल सिक्योरिटी रोल यानी कि वैश्विक रूप से हमारी सुरक्षा के क्या रोल, दायित्व हो सकते हैं। हम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं, वी आर ऑन गोइंग इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, वी आर कंटिन्यूइंग इट, ठीक है। हम अपने रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रीजनल सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास के जो देश होंगे, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन देशों में हमारा सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस बढ़े, ठीक है। और ग्लोबल लेवल की बात ये होगी कि विश्व के बड़े बड़े देश हो गए, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इटली हो गया, उनमें हमारे जो सिक्योरिटी वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, ठीक है। और हम रीइंफोर्स कर रहे हैं विजिलेंस और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को भी। फिर इसी आर्टिकल में इंटरनेशनल डे ऑफ योग की भी बात करी गई है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो हम क्या कहेंगे, एक होती है नेशनल सिक्योरिटी, दैट वी हैव टू सिक्योर अवर बॉर्डर्स, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना। दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि आपकी हेल्थ की सेफ्टी या आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी, तो उसके लिए वी हैव इंटरनेशनल डे ऑफ योग।
ठीक है, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमने क्या किया है, इंडिया में जो योग, जो एक एंशंट विजडम थी हमारी, उसको हम ग्लोबल लेवल पे लेके आए हैं, जिसने हमारी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाया है। ठीक है, और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किस चीज़ में, लोगों को हेल्दी बनाने में। ठीक है, और जब लोग योग करेंगे तो वो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पर होता है वो कम होगा। ठीक है, जब हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कम होगा, घटेगा, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी लोगों का घटेगा। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ जाता है हेल्थ डिजास्टर के कारण, तो लोग जो हैं, जो एपीएल थे, अबव पॉवर्टी लाइन थे, वो किस में चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो वो लोग नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस योग के कारण वो कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कम होगा। ठीक है, उसके अलावा जो हेल्थ बर्डन होता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर बर्डन किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, वो भी क्या होगा, कम होगा, घटेगा। तो इस तरीके से योग जो है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, योग की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि योग जो है, इसके ऊपर जो बुक लिखी थी योग सूत्र, वो किसने लिखी थी, पतंजलि ने लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। और जो पतंजलि थे, ये किसके कोर्ट में थे, सोचो, राजा का क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग वही राजा है जिन पे आरोप लगते हैं दैट ही परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट्स। ठीक है, सो ऐसे एक्यूजिशंस हैं। अब हम उसके मतलब प्रमाणिकता पे नहीं जाएंगे अभी, बिकॉज हमारा वो टॉपिक नहीं है, बट फॉर इंटरलिंकेजेस आई एम गिविंग यू द पॉइंट्स। सो योग क्या है, इंडियाज सिंबल ऑफ एंशंट विजडम एंड होलिस्टिक वेलबींग। ठीक है, तो सिनर्जी की अगर हम बात करें, एक कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो सिक्योरिटी एंड वेलबींग, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन, वेलबींग फॉर रेजिलियंट सोसाइटी। सो टुगेदर ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, शेप करती हैं इंडिया की डेवलपमेंट को, ग्लोबल इमेज को। देखो, अगर कोई देश जो है उसकी नेशनल सिक्योरिटी अच्छी है और उसकी होलिस्टिक वेलबींग भी है, क्यों? क्योंकि जब आप योग करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, तो उससे आपका पूरा शरीर सही रहता है, स्वस्थ रहता है। और हमें पता ही है कि एक बात कही जाती है कि ना, हेल्दी बॉडी रिमेन्स दी हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब आपकी होलिस्टिक वेलबींग होगी और आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी बेहतर होगी, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा, उसके कारण एक देश कैसा बनेगा, रेजिलियंट बनेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, इंडिया का डुअल फोकस है ऑन डिफेंस एंड होलिस्टिक हेल्थ, वो डिफाइन करता है मॉडर्न आइडेंटिटी को भारत की, एंड अ नेशन दैट इज सिक्योर, स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली रूटेड। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल 1 पे आ जाते हैं, इंडियाज स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी एंड कैलकुलेटेड फोर्स। तो इसमें एक थोड़ी सी टाइमलाइन है कि जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, वो 22 अप्रैल 2025 को हुआ। पाकिस्तान बैग्ड अटैकर्स स्टॉर्म्ड अ विलेज इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने गांव वालों से उनका क्या पूछा, जो टूरिस्ट थे, धर्म पूछा, और धर्म पूछ के 26 लोगों की हत्या कर दी निर्मम रूप से। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत में कम्युनल वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाना, देश की एकता को तोड़ना, और शिफ्ट फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेरर टू इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये हमला हुआ तो उसके बाद में भारत ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। ठीक है, ये पूरी टाइमलाइन आप एक बार देख सकते हो। तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का रेस्पॉन्स था, हमने न्यूट्रलाइज किया टेरर बेसिस को बिहाइंड द अटैक, मार्क्ड बाय फोकस्ड स्ट्रेटेजिक एंड नॉन एस्केलेटरी रिटेलिएशन। वाई वी आर सीइंग दैट अवर रिटेलिएशन वाज नॉन एस्केलेटरी, नॉन एस्केलेटरी मतलब कि एक ऐसा रिटेलिएशन, एक ऐसा पलटवार जिसमें दूसरा देश जो है कोई शिकायत नहीं कर सकता। ठीक है, वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता, अगर वो थोड़ा सा भी सेन होगा, समझदार होगा तो नॉन एस्केलेटरी का मतलब ये हुआ कि हमने जो रिटेलिएट किया वो कहाँ पे किया, टेरर कैंप्स पे किया। हमने यह कोशिश करी कि उनके जो सिविलियंस हैं
उनको सुरक्षित रखा जा सके और हमारा हमला उनके सिविलियंस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इंडिया ने टारगेट किया टेरर साइट्स को, पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट नहीं किया। प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया ने एक्सप्लेन करा अपना अप्रोच और पाकिस्तान के एजेंडे को क्या किया, एक्सपोज किया, उजागर किया। तो पर्पस क्या था ऑपरेशन सिंदूर का, वो ये है, कंसीव्ड टू पनिश परपिट्रेटर्स एंड प्लानर्स ऑफ टेरर। जिन लोगों ने टेररिज्म को भारत में प्लान किया उनको सजा देना। एम्ड टू डिस्ट्रॉय टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बॉर्डर। इंटेलिजेंस एंड टारगेट सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक स्कैन किया गया टेरर लैंडस्केप का। न्यूमरस टेरर कैंप्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनकी जो ट्रेनिंग साइट्स थी जहां पे उनको प्रशिक्षण मिलता था उनको आइडेंटिफाई किया और फिर ऑपरेशनल एथिक्स एंड रिस्ट्रेंट का भी पालन किया। तो ऑपरेशनल एथिक्स का मतलब यही है कि वी डिड नॉट टारगेट देयर सिविलियंस, ठीक है, एंड वी टारगेटेड ओनली द टेरर कैंप्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है अपने आप को नियंत्रित रखना, है ना। तो हमने रिस्ट्रेंट कैसे शो किया, यानी वी यूज द फोर्स, वी यूज एज मच फोर्स दैट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने उससे ज़्यादा फोर्स का प्रयोग नहीं किया और हमने डेलिबरेटली उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग देयर टेरर कैंप्स। ठीक है, सो ऑपरेटेड अंडर द सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रेंट टू अवॉइड द कोलेटरल डैमेज। अभी कोलेटरल डैमेज क्या होता है? कोलेटरल डैमेज का मतलब ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर एरिया पे हमला किया और वहां के टेररिस्ट्स के साथ में कुछ सिविलियंस भी मर गए। तो क्या कह देते हैं कि भाई जब इस तरीके के अटैक्स हम करते हैं तो कोलेटरल डैमेज तो होता ही है। ठीक है, तो हमने कोशिश करी कि कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओनली टेररिस्ट टारगेट्स वर टू बी न्यूट्रलाइज्ड अवॉइडिंग द सिविलियन हार्म। ठीक है, फिर है की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। हमने रडार इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया लाहौर में, गुजरानवाला में। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे रिक्वेस्ट करी 10 मई 2025 को कि प्लीज़ वी शुड गो फॉर सीज फायर। ठीक है, हमें सीज फायर कर देना चाहिए। और सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने अपने यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भेजा और ड्रोन्स को भेजा इंडियन एरियाज़ में, जिनको हमने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया और उनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, तो टारगेटेड रिलीजियस साइट्स बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जानबूझ के रिलीजियस साइट्स को, धार्मिक स्थलों को भारत में टारगेट करने का प्रयास किया, जिसमें जम्मू का शंभू मंदिर आता है, पुंछ रीजन में एक गुरुद्वारा है, उस पर हमला करने की कोशिश करी और क्रिश्चियन कॉन्वेंट्स पे हमला करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत की जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जैसे हम पढ़ते भी हैं कि प्रेजेंट एरा या कमिंग एरा इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में होता क्या है कि फेक न्यूज़ का सहारा लेकर, ठीक है, डीप फेक का सहारा लेकर, और इसके लिए एक शब्द भी चलता है इन्फोडेमिक, यानी कि इंफॉर्मेशन का एपिडेमिक आ चुका है। ठीक है, तो फेक न्यूज़, डीप फेक और फेक प्रोपागेंडाज, इनके माध्यम से किसी भी देश में हेट्रेड, कम्युनल टेंशंस को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और इसमें झूठ बोला जाता है, लोगों को उकसाया जाता है। ठीक है, और उन्हें दो धर्मों को लड़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के कैंपेन जो है पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए और इंडिया ने इन अपने डिजिटल रिस्पॉन्स में बहुत ही कामली, फैक्ट बेस्ड तरीके से इन लोगों का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था उसको भी असफल किया। ठीक है, तो की डिजिटल स्ट्रेटजीज क्या थी हमारी? एक तो ऑपरेशनल सक्सेस कम्युनिकेटेड स्ट्रेटेजिकली, फेक अकाउंट्स को एक्सपोज किया गया, फ्लैग्ड ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पे, वैश्विक मंचों पे उसको दिखाया भी गया। ठीक है, और हमने मीडिया लिटरेसी को भी प्रमोट किया ताकि फेक न्यूज़ को हम क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 में, जिसमें मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री पनिशमेंट टू पाकिस्तान की बात करी गई है। अब हम खुद से सोचते हैं कि भाई मिलिट्री पनिशमेंट तो हमको पता है दैट वी डिड ऑपरेशन सिंदूर,
जिसमें हमने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करी, ठीक है। फिर उसके अलावा जब नॉन मिलिट्री पनिशमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमने करी है वो है सस्पेंशन। किस चीज़ का? ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। यानी कि सिंधु जल समझौता जो था उसको हमने सस्पेंड कर दिया। अब इसके तहत कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका पानी पाकिस्तान को मिलता था और पाकिस्तान उसमें एडवांटेज में था, ठीक है। तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं और जो पाकिस्तान में जाने वाली नदियां हैं, जिनमें से कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं, चेनाब, झेलम, इंडस, इनके पानी को रोक देते हैं, तो क्या होगा? जो पाकिस्तान है वहाँ पे वाटर क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी, वहाँ पे फूड क्राइसिस की सिचुएशन भी आ जाएगी और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कर सकते हैं मात्र इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके और पानी को रोककर। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी था दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया जो हम सोच सकते हैं कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हम सस्पेंड कर देंगे। बाकी के और काम क्या किए जा सकते हैं, तो हमने कल्चरल लेवल पे भी काम किया है। तो जब हम कल्चरल लेवल पे बात करते हैं तो हमने क्या किया, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएंगे, सिंगर भी आ जाएंगे, एक्टर भी आ जाएंगे, उनकी मूवीज़ भी आ जाएंगी, उनको भारत में बैन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन मिलिट्री पनिशमेंट है पाकिस्तान को। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम सोचें तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स होंगे भारत में, उनको भी तो हम क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो वो भी काम किया जाएगा हमारे द्वारा कि उनके डिप्लोमेट्स को वापस भेजेंगे। अब इसमें जो लिखा है उससे ही हम पढ़ते हैं, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबेयंस अंटिल पाकिस्तान एंड्स टेरर सपोर्ट। सिंपल है। ट्रीटी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, 80% एग्रीकल्चरल लैंड, 90% वाटर यूज, 237 मिलियन पीपल। 80% जो उनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, वो भारत के इंडस वाटर ट्रीटी पर निर्भर है, उसके द्वारा जो पानी जाता है। 90% वाटर यूज जो है इस पर निर्भर है। 237 मिलियन की उनकी पॉपुलेशन है। वाटर डिसरप्शंस होने से क्या होगा, एग्रीकल्चर लॉस होंगे, फूड शॉर्टेजेस होंगी, इवन ब्लैकआउट्स भी होंगे, बिजली भी जाएगी। इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, कंट्रोल मिलेगा चेनाब और झेलम के ऊपर। हमारा इरीगेशन बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पंजाब में, हरियाणा में हम पावर जनरेशन भी बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। और ये बात कही गई थी, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इसके साथ में हमने अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया है और जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट थी उसको क्लोज कर दिया है। अब ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है, पता है आपको, किसी को? तो देखो, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की जब हम बात करते हैं, जब कहीं पे भी दो देशों का बॉर्डर होता है, जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग भारत में आते हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनी हुई है। तो इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे क्या होगा, इसके नाम में ही है कि ये इंटीग्रेटेड है और चेक पोस्ट है। तो यानी यहाँ पे क्या होती होगी, चेकिंग होती होगी। सिंपल सी बात है। अब चेकिंग किस चीज़ की होगी, जैसे कि आप कोई सामान लेके आ रहे हो तो कस्टम क्लियरेंस भी होगा, यहाँ पे आपकी इन पर्सन चेकिंग भी होगी, ठीक है, कि आपके पास में वीज़ा है कि नहीं है अगर आप भारत आ रहे हो। तो ये कब की बात होती है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात तब होती है जब आप लैंड रूट से आते हो, ठीक है। जैसे अगर कोई एयर रूट से आता है और किसी दूसरे देश में जाता है तो एयरपोर्ट पे ही उसका पासपोर्ट चेक हो जाता है, वीज़ा चेक हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से उसका जो लगेज है वो भी चेक हो जाता है कि क्या क्या सामान उसको ले जाना अलाउड है, क्या क्या ले जाना अलाउड नहीं है। इसी तरीके से जब आप लीगल तरीके से लैंड रूट के माध्यम से पाकिस्तान से इंडिया में आओगे तो उस टाइम पे जो आपकी चेकिंग होगी, बिल्कुल वही प्रोसीजर जो एयरपोर्ट पे होता था, तो उसको हम कहते हैं, वो एरिया क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहलाता है, ठीक है। जितने भी वैलिड ट्रैवलर्स थे उनसे कहा गया कि वो 1 मई 2025 तक पाकिस्तान वापस लौट जाएं, ठीक है। हमने ट्रेड भी सस्पेंड कर दिया, एक्सपोर्ट्स को रोक दिया, यानी प्याज देना रोक दिया, इंपोर्ट्स को बैन कर दिया, सीमेंट, टेक्सटाइल जो हम पाकिस्तान से लेते थे, कि इकोनॉमिक रूट्स को हमने कट ऑफ कर दिया। और इससे पाकिस्तान की कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और भी ज़्यादा क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा।
इसके साथ में हमने डिपोर्टेशन किया पाकिस्तान के नेशनल्स का, जितने भी वीज़ाज दिए गए थे उनको रिवोक कर दिया, पाकिस्तानीज को डिपोर्ट किया और सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम को भी हमने सस्पेंड कर दिया। अब ये सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम होती क्या है? तो बेसिकली कुछ लोग जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो सार्क के काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इजी नॉर्म्स होते हैं जब वो सार्क देशों में जाते हैं। किसके लिए? एक देश से दूसरे देश में जब जाना चाहते हैं तो उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। इसमें हमारे देश के या उन देशों के सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पाकिस्तान में जाना चाहता है तो उसको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाएगा कंपेयर टू अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया हु वांट्स टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम थी जिसके तहत पाकिस्तान के कुछ क्या लोग जो ऑफिशियल लोग हैं जो सार्क में काम करते हैं या पाकिस्तान के जजेस, उनको इजीली वीज़ा मिल सकता था भारत में आने के लिए, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। आप लोग चाहो तो इंटरनेट पे जाके एक बार देख भी सकते हो कि इसमें कौन कौन आएगा। यहाँ पे बस एक आइडिया देने के लिए बात थी कि सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम को कैसे सस्पेंड किया गया। उसके अलावा बैन ऑन कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, फिल्म्स हैं, शोज़ हैं, म्यूज़िक रिलीजेस हैं, कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, उनको भी बैन कर दिया गया। इवन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी किया गया, ठीक है। इसने एक्सपोज किया पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबली। डिफेंस, नेवल एंड एयर एडवाइजर्स इन पाकिस्तान हाई कमीशन डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा। अब ये पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है? अनवेलकम। उनसे कहा गया कि दैट यू आर नॉट वेलकम्ड इन इंडिया। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं, यहाँ पे हाई कमीशन हम लिख रहे हैं, तो हाई कमीशन वर्सेस एम्बेसी, इनमें क्या डिफरेंस होता है? आप में से किसी को मालूम हो तो देखो, एम्बेसी इन जनरल किसी एक देश की, मतलब कंट्री 1 है, उसका कंट्री 2 में जो दूतावास होता है, ठीक है, यानी कि उसके जो डिप्लोमेट्स रहते हैं उसको हम इन जनरल एम्बेसी बोलते हैं। लेकिन जब किसी एक देश की कंट्री 1 की एम्बेसी कंट्री 2 में है एंड बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, तब एम्बेसी को एम्बेसी ना बोल के क्या कह देते हैं? हाई कमीशन कह देते हैं, ठीक है। तो हाई कमीशन बेसिकली क्या होगा? एक ऑफिस होगा। तो यहां पे जब हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, हाई कमीशन लिखा हुआ है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर दी मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। दोनों ही कॉमनवेल्थ यानी कि हिंदी में बोले तो राष्ट्रमंडल, दोनों ही क्या हैं? राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या कहा, हाई कमीशन की जो स्ट्रेंथ है उसको 55 से घटा के 30 कर दिया गया। यानी कि हाई कमीशन तो एक ऑफिस हो गया, इसमें कौन रहते हैं? डिप्लोमेट्स, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली क्या है? एम्बेसी है, और इसमें कौन रहते हैं? डिप्लोमेट्स रहते हैं। इनकी संख्या को घटा दिया गया। यानी कि हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा, नॉट ओनली बाई मिलिट्री मेजर्स, इवन बाई नॉन मिलिट्री मेजर्स, ठीक है। जिसमें ये एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया कि पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या होता है, हाई कमीशन क्या होता है, ठीक है। एक सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम जो है ये आपको पता चली, एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का क्या मीनिंग होता है ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इसके साथ में ना मैं एक हेल्प आपकी और भी कर देता हूँ। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ा है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो नदियाँ आती हैं, जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, सी, जे, आई, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं। एक मैम है, शायद आपने नाम सुना होगा, शुभ्रा रंजन, शुभ्रा रंजन, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। वो पढ़ाती भी पॉलिटी ही हैं, तो उनके नाम से इजीली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। शुभ्रा रंजन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एस से सतलज, बी से ब्यास, आर से रावी, सी से चिनाब,
जे से झेलम और आई से इंडस। तो इसमें जो ऊपर की 3 नदियां हैं ये किसके पास हैं? पाकिस्तान के। और नीचे की जो 3 नदियां हैं ये सतलज, व्यास और रावी, ये किसके पास हैं? इंडिया के। ठीक है। और डिटेल में आप खुद से पढ़ लेना एक बार इंडस वाटर ट्रीटी को। इसके रिवर्स जो हैं सारी, और उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के अलावा अब हमने जो काम किए हैं, मिलिट्री मेजर्स जो हमारे द्वारा लिए गए, सरकार के द्वारा और हमारी मिलिट्री के द्वारा, उसमें क्या था? हमने 9 टेरर कैंप्स को एलिमिनेट कर दिया जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोकेटेड थे। ठीक है। और ये टेरर कैंप्स किन के थे? लश्कर तैयबा के थे, LET, जैश ए मोहम्मद के थे, हिजबुल मुजाहिदीन के थे। 100 से ज़्यादा आतंकवादी इसमें मारे गए। ठीक है। डीप क्रॉस बॉर्डर प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी हमारे द्वारा। हमने टारगेट्स को हिट करा पंजाब प्रोविंस में और बहावलपुर में। हम जो है LOC के बियॉन्ड गए, सिग्नलिंग अ न्यू डॉक्ट्रीन। ठीक है। पहले जो हमने हमले किए थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास करी थी। लेकिन अब हमने पाकिस्तान में डीप जाकर वहाँ पे भी अटैक्स किए हैं, तो हमने एक न्यू डॉक्ट्रीन बनाई है। सो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर की क्या थी, धमकी थी ना, उसको हमने क्या कर दिया है? एक्सपोज कर दिया। ठीक है। और हमारी जो पॉलिसी है वो क्या है कि टेररिज्म एक एक्ट ऑफ वॉर है एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। ठीक है। और वी आर क्रिएटिंग अ न्यू नॉर्मल, ये शब्द भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक रेड लाइन स्टैब्लिश कर दी हमने। क्लियर मैसेज है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म विल फेस मिलिट्री रेस्पॉन्स। इक्वल पनिशमेंट होगा आतंकवादियों को भी और टेरर को स्पॉन्सर करने वाले लोगों को भी। हमने रिजेक्ट कर दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेरर एक्टर्स एंड द स्टेट एक्टर्स। ठीक है। फिर पाकिस्तान एयर डिफेंस को भी हमने एक्सपोज किया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है कितना ज़्यादा वीक है। जैसे इंडियन एयरफोर्स ने बाईपास कर दिया चाइनीज़ एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को। हमारे द्वारा यूज़ किए गए रफेल जेट्स, स्काल्प मिसाइल्स और हैमर बॉम्ब जो थे बड़े ही सक्सेसफुल रहे। और हमने मात्र 23 मिनट्स में अपना जो मिशन था ऑपरेशन सिंदूर, उसको क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। इंडिया ने अपनी एयर डिफेंस की जो स्ट्रेंथ है उसको भी डिस्प्ले किया। स्वदेशी रूप से बना हुआ जो हमारा आकाश तीर सिस्टम था, जो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। ये क्या कर सकता है? अगर हम बहुत सरल भाषा में बात करें तो एक बेटर विजन ऑफ स्काई। और जब हम यहाँ पे बेटर विजन ऑफ स्काई की बात कर रहे हैं तो ये उसमें क्या कर लेगा? ये दुश्मन देश के जो ड्रोन्स हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको क्या करेगा? इंटरसेप्ट कर लेगा, है ना। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आकाश तीर एक इंडिजीनियस सिस्टम है जिसने इंटरसेप्ट करा हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान। और उसने दिखाया कि इंडियन डिफेंस का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी कितना बढ़िया है। यानी कि भविष्य में भारत जिस तरीके से तेज़ी से टेक्नोलॉजी में, तकनीक की फील्ड में काम कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा डिफेंस में भी। और हमको पता है जब हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? हमारे देश में डॉलर आता है ना। यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो बढ़ेगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा बढ़ेगा, उसको बढ़ाने में डिफेंस सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर हमको ये भी पता है कि जब हमारे देश में डॉलर बढ़ते हैं और हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उस टाइम पर रुपी क्या हो जाता है? स्ट्रांग होता है। और जब रुपी स्ट्रांग होगा तो जो बार बार ये बातें आती रहती हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, वह स्थिति भी नहीं होगी। ठीक है। सिंपल। फिर ये प्रिसीजन था विदाउट एस्केलेशन। ये प्रिसीजन विदाउट एस्केलेशन ऐसे था कि हमारे अटैक्स इतने प्रिसाइज थे कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, और हमने फुल स्केल वॉर को भी अवॉइड कर लिया। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरीके के जब स्ट्राइक्स होते हैं
तो वो फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा देश जो इकोनॉमिकली इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, $5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है, तो ऐसे समय में हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड वॉर। ठीक है, हम युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को हमने एलिमिनेट किया, जैसे कि यूसुफ अजहर। यूसुफ अजहर वही व्यक्ति है जो IC-814 हाईजैक में इन्वॉल्व था। ये IC-814 हाईजैक क्या था, इसको हम कांधार हाईजैक कहते हैं। जब 1999 के आसपास में क्या किया गया था, भारत के एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैक करके उसको कहाँ ले जाया गया था, कांधार में। ठीक है, उसमें कई सारे यात्री थे जिनको छुड़वाने के लिए हमें एक खतरनाक आतंकवादी को अपने देश से छोड़ना पड़ा था, तब उन लोगों की जान बचाई जा सकी थी। तो उसमें इन्वॉल्व एक टेररिस्ट जो है उसकी भी मौत हुई है। अब्दुल मलिक रऊफ़ और मुदस्सिर अहमद जैसे लोग भी मारे गए हैं। मुदस्सिर अहमद वही व्यक्ति था जो पुलवामा का मास्टरमाइंड था। ठीक है, एयर स्ट्राइक हमने पाकिस्तान की मिलिट्री पर भी किए हैं। इंडिया हिट 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस, डिस्ट्रॉयड 20% ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एसेट। ठीक है, और हमने स्क्वाड्रॉन लीडर उस्मान यूसुफ जो है उसको मार दिया, उनके जेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया। अब जो ये अटैक हुआ, इट वाज अ ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन। हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने, हमारी एयरफोर्स ने जॉइंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। हम देखेंगे भी आज के समय में जब मॉडर्न वॉरफेयर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तब किस तरीके से इनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया है। ठीक है, CDS, एंड इसके साथ में ही एक हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना रहे हैं। ये दोनों शब्द जो हैं अभी आगे आएंगे, तब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होता है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है। फिर हम बात करते हैं कि हमने एक ग्लोबल मैसेज भी दिया है, इंडिया शोड इट डज नॉट नीड एक्सटर्नल अप्रूवल टू डिफेंड इटसेल्फ। इस तरीके से हमने अपनी सोवरेनिटी, संप्रभुता को भी सुनिश्चित किया है, इंश्योर किया है, दुनिया को दिखाया है कि जब हमारे देश पे हमला होगा तब हमें किसी दूसरे देश के वैलिडेशन या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है कि हम उनसे पूछ के हमला करेंगे। ठीक है, वी आर अ सोवरेन कंट्री और हम अपने फैसले खुद से लेंगे। असर्टेड दैट टेररिस्ट कांट हाइड एनीवेयर। ठीक है, वाइड स्प्रेड ग्लोबल सपोर्ट भी हमको देखने को मिला। ग्लोबल लीडर्स ने सपोर्ट किया इंडिया को इंस्टेड ऑफ अर्जिंग रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टेचर है वो किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है। और कश्मीर का नैरेटिव भी रिफ्रेम हुआ है। ग्लोबल फोकस इस बार काउंटर टेररिज्म के ऊपर था, कश्मीर की पॉलिटिक्स पर नहीं था। ठीक है, तो लीडरशिप इन क्राइसिस, तो संकट के समय में जो नेतृत्व है वो हम देखें तो PM मोदी का रोल भी उसमें काफ़ी डिसिसिव रहा है। ठीक है, उन्होंने कमांड लिया ड्यूरिंग प्री शेड्यूल्ड डिप्लोमेटिक विजिट, बैलेंस करा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को विद असर्टिव एक्शन। ठीक है, हमारी पॉलिसी पहले केवल स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की रहती थी, लेकिन उसके साथ में हम एक असर्टिव एक्शन यानी कि आगे बढ़कर ऑफेंसिव रोल में भी आए हैं। वाई वी आर सेइंग दैट स्टिल वी आर फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, बिकॉज हमने फुल फ्लेज्ड वॉर को सपोर्ट नहीं किया, हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया एंड देन वी एग्रीड फॉर द सीज फायर। ठीक है, तो की लीडरशिप डिसीजन जो थे वो क्या थे, स्ट्रेटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का यूज़ किया गया टू प्रिवेंट एनिमी रिटेलिएशन। हमने सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ठीक है, एक क्लियर और फोकस्ड ऑब्जेक्टिव था हमारा थ्रू आउट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या देखने को मिला था कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो क्रॉस पार्टी पार्टिसिपेशन हुआ और इंटरनेशनल सपोर्ट भी हमको मिला। हमारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब ने गवर्नमेंट स्टैंड का सपोर्ट किया। ठीक है, की अनाउंसमेंट क्या हुए वो यही थे कि टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, इंडिया वुडेंट टॉलरेट द न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब परमाणु की धमकी दे के हम पे आतंकवादी हमला नहीं कर सकते कि आपने टेररिस्ट अटैक भी किया और इंडिया यदि सोचता है दैट वी विल रिटेलिएट तो आप धमकी देते हो दैट वी हैव न्यूक्लियर। अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो शब्द थे वो क्या थे, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, एंड ब्लड एज वेल एज वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, तो यही चीज़ हमने इसमें भी आपको लिख के दी है, आप एक बार पढ़ सकते हो। फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर लीगली और मोरली जस्टिफाइड है। ये कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था विद लॉन्ग टर्म विजन। व्हेन वी से इट वाज अ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, इट मीन्स कैलकुलेटेड।
ठीक है। फिर है रीडिफाइंड इंडियाज जियो पॉलिटिकल पोस्चर, प्रूव्ड इंडियाज एबिलिटी टू ब्लेंड रिस्ट्रेंट विद स्ट्रेंथ, प्रिसीजन विद पर्पज। ठीक है, हमने एक ग्लोबल मैसेज भी भेजा, टेररिज्म विल बी मेट विद स्विफ्ट प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर। यानी कि अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम उसका रिस्पॉन्स देंगे, और उसके लिए बॉर्डर जो है वो महत्व नहीं रखता है कि भाई आपके देश पे हम हमला नहीं कर सकते, आपके देश में यदि टेररिस्ट कैंप्स हैं देन वी विल अटैक। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर एक स्ट्रॉन्ग मिक्स था मिलिट्री पावर का भी, डिजिटल स्ट्रेटजी का भी और डिप्लोमेटिक स्टेप्स का भी। ठीक है, तो डिजिटल स्ट्रेटजी का कैसे था, क्योंकि हमको पता है कि आज के समय में जो नेटवर्क होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए तीनों फोर्सेस के बीच में, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। फिर हमको ये बात भी पता है कि किस तरीके से जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो भी एक रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, और हम आगे भी देखेंगे कि ये डिजिटल स्ट्रेटजी जो है उसको कैसे हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, शोकेस करता है इंडियाज एबिलिटी टू एक्ट स्ट्रेटेजिकली एंड रेस्पॉन्सिबली वाइल डिफेंडिंग इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी। ठीक है, अब हम आर्टिकल 3 की ओर बढ़ते हैं। राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। तो ऑपरेशन सिंदूर एक नया एरा है असिमेट्रिक वॉरफेयर में। अब हमें यह समझना होगा व्हाट इज मेंट बाई असिमेट्रिक वॉरफेयर। तो असिमेट्रिक वॉरफेयर एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि अगर हम देखें 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में, we had direct war with Pakistan, and in all the wars India defeated Pakistan, है ना। सो जो चीज़ आती है वो क्या है कि जो पाकिस्तान है उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि उनकी जो आर्मी है वो इंडिया की आर्मी के सामने टिक नहीं सकती। ठीक है, सो द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट सिमेट्रिक, देयर इज एन asymmetry between the army of India and Pakistan। ठीक है, तो इनके बीच में जब असिमेट्री है और उस असिमेट्री में पाकिस्तान इज ऑन द वीकर साइड, तो इनको क्या समझ में आ गया, फेस टू फेस यदि वॉर होती है देन वी वुड नॉट एबल टू विन, सो व्हाट वी शुड डू। तो पाकिस्तान सेड वी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें हमारे देश की सेना डायरेक्टली हमला नहीं करेगी इंडिया के ऊपर, हम कुछ टेररिस्ट को भेजेंगे, आतंकवादियों को भेजेंगे और वो भारत में छुप के हमला करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सामने से युद्ध होगा, ठीक है, कंट्री 1 वर्सेस कंट्री 2 होगा या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, तब दोनों कॉन्शियस हैं दैट दे आर फाइटिंग, तो इंडिया विल विन। बट इफ पाकिस्तान अटैक्ड एंड दे से दैट नॉन स्टेट एक्टर्स आर अटैकिंग, हमारी सरकार तो इन्वॉल्व ही नहीं है, और ये अटैक भी कैसे कर रहे हैं, ठीक है, छुप के कर रहे हैं, कोवार्डली, कायरता के साथ में कर रहे हैं, देन इंडिया इज नॉट 100% रेडी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमला कर देंगे और भाग जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो इंडिया ने एक जवाब दिया है कि भाई आपके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या फिर टेरर एक्टर्स हैं, यदि वो भी हमला करते हैं तो हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे स्टेट एक्टर्स में और नॉन स्टेट एक्टर्स में। ठीक है, और हम आपके ऊपर डायरेक्टली अपनी मिलिट्री के माध्यम से हमला करेंगे, हम तो ऐसे आतंकवादी भेज के हमला नहीं करेंगे ना वहाँ। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है वो क्या है, एक न्यू एरा है, एक नया युग है इन असिमेट्रिक वॉरफेयर, और ये भी दिखाता है कि इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मामले में किस तरीके से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, एंड वी आर डूइंग द इनोवेशन इन बिकमिंग आत्मनिर्भर इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखते हैं कैसे। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इट वॉज अ रेस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक ऑन टूरिस्ट इन पहलगाम, टेररिस्ट नाउ टारगेटिंग अनआर्म्ड सिविलियंस अलॉन्ग विद मिलिट्री। इंडियाज स्ट्राइक, इंडिया का जो स्ट्राइक था वो डेलिबरेट था, डेलिबरेट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद किया गया था, चिंतन मनन के बाद किया गया था, बहुत प्रिसाइज था, यानी कि हम अपने टारगेट से बिल्कुल भी चूके नहीं, और ये स्ट्रेटेजिक भी था, सामरिक भी था।
ठीक है, मार्क्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजीनियस हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स। अब एयर डिफेंस इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है, ड्रोन है, मिसाइल अटैक्स हैं, तो टारगेट्स अक्रॉस नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया जैसे कि श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज, इनको न्यूट्रलाइज किया गया। जब पाकिस्तान ने हमले किए तो इनको न्यूट्रलाइज किया गया किसके द्वारा? इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड के द्वारा, लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। एयर डिफेंस सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? इन्होंने डिटेक्ट किया किसको? रडार्स को, ट्रैक किया, न्यूट्रलाइज करा थ्रेट्स को रडार्स का प्रयोग करके, कंट्रोल सेंटर्स का प्रयोग करके, आर्टिलरी का प्रयोग करके, मिसाइल सिस्टम्स, ग्राउंड एंड एयरक्राफ्ट को यूज़ करके। अब की डिफेंस सिस्टम जिनको यूज़ किया गया, एक होता है लीगेसी सिस्टम, वो क्या है? पेचोरा है, ओएसए एएलके है, एलएलईडी है। ठीक है, तो एलएलईडी क्या है? लो लाइट एयर डिफेंस गन्स। ठीक है, तो यानी कि कम रोशनी में भी ऐसी बंदूकें जो एयर डिफेंस को देखेंगी। फिर पेचोरा है, पेचोरा हमने किससे लिया? ये हमने यूएसएसआर से लिया था। यानी आप सोच सकते हो कितना पुराना है, नाम में यूएसएसआर है, रशिया नहीं है। ठीक है, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हो गया था? 1990s में हो गया था। तो जिन सिस्टम्स को हम लीगेसी सिस्टम्स कह रहे हैं, ये वो वेपन्स हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ठीक है, ओल्ड वेपन्स, जिनको हमने मेनली क्या किया था? इंपोर्ट किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडिजीनियस सिस्टम्स की, तो उसमें आएगी आकाश मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट्स, मोबाइल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर केपेबल भी है वो। ठीक है, तो ये हमारा एक स्वदेशी सिस्टम हो गया आकाश मिसाइल सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की। तो जब हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? बेसिकली कंट्रोल रूम होगा। ठीक है, उस कंट्रोल रूम में हम कमरे में बैठे बैठे जितने भी हमारी चीज़ें काम कर रही हैं उनको एक जगह देख पाएंगे। हमारे रडार्स है कहीं, हमारे सेंसर्स हैं कहीं पर, हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है अवाक्स। ठीक है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड, बताना इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे सिर्फ एक कंट्रोल रूम में बैठे हुए। इसलिए उसको हम क्या करें? इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी उसमें इंटीग्रेशन हो गया कई सारी चीज़ों का। एक कंट्रोल सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें एयर पे आप कमांड भी कर रहे हो और कंट्रोल भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कह रहे हैं। अब इसके सैलिएंट फीचर्स यदि हम देखें तो देखो इसमें लिखा भी है मल्टी सेंसर डेटा फ्यूज़न, फाइटर प्लान होगा, टारगेट को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, रियल टाइम आरएसएपी, सर्विलांस भी हो जाएगा यानी कि निगरानी रखने का काम, थ्रेट को इवैल्यूएशन यानी कि जो हम पे खतरा है उसका हम मूल्यांकन भी कर लेंगे, वेपन सॉल्यूशंस फॉर इंटरसेप्टर्स, गन बैटरीज एंड मिसाइल्स। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इसको आप एक बार देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव एयर स्ट्राइक्स की। तो जो हमने एयर स्ट्राइक्स करी हैं तो उसमें टारगेट क्या था? पाकिस्तान के एयर बेसिस थे जैसे कि नूर खान, रहीम यार खान। ठीक है, हमने लोइटरिंग म्यूनिशंस का भी यूज़ किया फॉर प्रिसीजन। अब ये लोइटरिंग म्यूनिशंस होता क्या है? देखो, अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एम्यूनिशन, एक होता है म्यूनिशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए दो सर्कल्स बना सकते हैं। जो बड़ा सर्किल है वो है म्यूनिशन और जो छोटा सर्किल है वो है एम्यूनिशन। ठीक है, तो एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद। ठीक है, म्यूनिशन में क्या आ जाती है? गन्स भी आ जाती है। ठीक, बॉम्ब आ जाएंगे। तो गन के अंदर जो गोला भरा जाएगा, जो बारूद भरा जाएगा वो एम्यूनिशन है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, सेना के पास में गोला बारूद खत्म हो गया यानी एम्यूनिशंस खत्म हो गए। उनके पास में गन तो है लेकिन उस गन की क्या खत्म हो गई? गोलियां खत्म हो गई। ठीक है, तो जो गोलियां हैं वो किस में आएंगी?
एम्यूनिशन में आएंगी। और म्यूनिशन में क्या आ जाएगा, एम्यूनिशन भी आ जाएगा और उसके साथ में गन भी आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि म्यूनिशन जो है वो बड़ा सर्किल है कंपेयर टू एम्यूनिशन। अब लोइटरिंग का मतलब क्या होता है, म्यूनिशन तो समझ लिया, ठीक है, तो लोइटरिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है, सर्कुलेशन। और इसको हम, ये बेसिकली जो ड्रोन्स होते हैं लोइटरिंग म्यूनिशंस में, उनको हम सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं ड्रोन्स और उस टारगेट पे जाके फट जाते हैं, उस पे जाके अटैक करते हैं, तो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है इनका, सेल्फ डिस्ट्रॉयड बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द टारगेट। ठीक है, इनको हम कामिकेज ड्रोन्स भी कहते हैं। अभी जो कामिकेज नाम आया है ये जैपनीज नाम से आया है, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है, वो उस डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी इंडियन लॉस नहीं हुआ, इफेक्टिव सर्विलांस हुआ, प्लानिंग हुई, टारगेटिंग हुई। इससे हमको पता चलता है दैट वी हैव अ सुपीरियोरिटी इन टेक्नोलॉजी। इंडियन एयर फोर्स जैम्ड चाइनीज सप्लाइड पाकिस्तान एयर डिफेंस, कंप्लीटेड इंटायर मिशन इन जस्ट 23 मिनट्स। ठीक है, हमने थ्रेट्स को भी न्यूट्रलाइज किया और उसके फिजिकल एविडेंसेस भी हैं हमारे पास में, जैसे कि PL-15 चाइनीज मिसाइल, उसके हमको रेमनेंट्स मिले हैं। रेमनेंट्स मतलब उसके अवशेष जो हैं वो हमको देखने को मिले। टर्किश ओरिजिन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं उनको भी डैमेज हुआ। ठीक है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, क्वाडकॉप्टर्स, कमर्शियल ड्रोन्स, ये शो करते हैं इंडिया की सुपीरियोरिटी को ओवर द इम्पोर्टेड पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर है आर्मीज मल्टी टीयर एयर डिफेंस। उसको अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो मिक्स था ओल्ड का और न्यू सिस्टम्स का, उसने बहुत ही फ्लॉलेसली, यानी कि बिना किसी कमी के, बिना किसी फ्लॉ के काम किया। और एंटीसिपेटेड रिटेलिएशन आफ्टर स्ट्राइक्स विदाउट LOC वायलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। हमारे डिफेंस लेयर्स कैसे थी, काउंटर UAS सिस्टम था, शोल्डर फायर वेपन्स थे, लिगेसी एयर डिफेंस वेपन्स थे। लिगेसी का मतलब क्या हुआ, जो हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट किए हैं और जो थोड़े से पुराने हो चुके हैं। एंड वी ऑल्सो हैव द मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, शॉर्ट एयर रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसमें आकाश तीर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड IACC, ये यहाँ पे ऊपर हमने देखा ही था कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उसका हिस्सा होगा ये। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में हमारा आकाश तीर है और उसमें किस तरीके से हम क्या कुछ देख सकते हैं। जो पिंक में है वो हमारे सर्विलांस रडार्स हैं, देखो ये सर्विलांस रडार हैं यहाँ पे। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं हमारी, ये ब्लू कलर की हैं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इतनी सारी हैं। काउंटर ड्रोन एंड मैन पैड्स हैं हमारे पास में, जो ये हैं। ठीक है, यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये किसका हिस्सा होगा, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा होगा। और उसमें भी हम देखें तो आकाश तीर जो है वो हमारा ये सारा काम देख रहा था। और इनकी इंटीग्रेशन का जो काम था, किन किन की इंटीग्रेशन का, सर्विलांस रडार्स का, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का, है ना, और काउंटर ड्रोन एंड मैनपैड्स का, वो सब हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट क्या था, जो हमारे डिफेंस की लेयर इतनी स्ट्रांग थी उसके कारण नो डैमेज टू इंडियन एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसरो का भी बड़ा रोल था, क्यों, क्योंकि इस तरीके की मॉनिटरिंग करने के लिए वी ऑल्सो नीड द सैटेलाइट्स। तो 10 सैटेलाइट्स एक्टिव थे राउंड द क्लॉक फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मॉनिटर कर रही थी 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को, क्योंकि हमको पता है कि जो 2008 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो समुद्र के रास्ते से हुआ था, और इंटायर नदर्न बॉर्डर। ठीक है, इसरो के चेयरमैन ने क्या कहा था, विदाउट सैटेलाइट एंड ड्रोन्स नेशनल सेफ्टी इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन का हमको जवाब और भी मिलता है, जैसे कि कई बार ये डिबेट देखने को मिलता है कि हमें भाई स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए वर्सेस पॉवर्टी, है ना। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पॉवर्टी है जब जिस देश में इतनी ज़्यादा, वो सैटेलाइट्स पे क्यों काम कर रहा है। तो उसका भी एक जवाब ये है
कि वी नीड टू फोकस ऑन बोथ। ठीक है, और उसके लिए हमने देख ही लिया है पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ है। फिर है राइज ऑफ इंडियाज ड्रोन इंडस्ट्री। तो जब हम बात करते हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये ड्रोन फेडरेशन जो है इसने काम किया है इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री को राइज करवाने में, और 550 कंपनीज जो हैं उन 550 प्लस कंपनीज को ये रिप्रेजेंट करता है। 5500 प्लस ड्रोन पायलट्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और हमारा गोल क्या है कि 2030 तक इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। ठीक है, अब एक स्कीम होती है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। उस स्कीम के बारे में आपने सुना भी होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा कि सरकार क्या चाहती है कि भारत में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करें, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट्स। जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, है ना। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत सरकार क्या करती है, प्रोडक्शन को लिंक कर देती है किससे, इंसेंटिव से। ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो ड्रोन की भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको भी बढ़ावा दे रही है। 2021 में ही आई थी, 120 करोड़ दिए गए थे ओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 24। उसमें क्या किया गया, इंपोर्ट्स को बैन किया गया, बूस्ट किया गया डोमेस्टिक ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, फोकस हमारा क्या है कि जो ड्रोन्स हों वो ऑटोनॉमस एआई ड्राइवन हो। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही उनको चलाया जा सके। डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड मेक इन इंडिया की सक्सेस भी हमें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 24,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। टारगेट हमारा ये है कि 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करें 2029 तक। ठीक है, ₹3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन। इंडिया एम्स टू बिकम लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बाई 2047। 2047 तक हमको डिफेंस की फील्ड में इतना आगे बढ़ना है कि हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट करने वाले देश बन जाएं। ठीक है, एक समय था जब हम इंपोर्ट किया करते थे, जिनको हम अभी क्या कह रहे थे, लीगेसी सिस्टम्स। और आज के समय में हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं दैट वी आर थिंकिंग कि हम आज से कितने साल बाद, लगभग 22 साल के बाद में एक्सपोर्टर होंगे डिफेंस की फील्ड में। ठीक है, तो मेजर इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स जो डेवलप किए गए हैं, एक तो लैंड के लिए धनुष है, ATAGS है, MBT अर्जुन है, लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स हैं। एयर के लिए हैं हमारे पास में लाइट कॉम्बैट एयर तेजस है, LUH है, आकाश मिसाइल है जिसका प्रयोग किया ही गया है ऑपरेशन सिंदूर में, है ना। फिर सी में हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं और कॉर्वेट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपने सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, साइंस एंड टेक में पढ़ाई होगा। अब बात आती है कि सरकार कैसे इनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो एक तो सरकार आईडेक्स लेके आई है। आईडेक्स क्या है, नोट कर लो इसको, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसमें सरकार क्या कर रही है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट कर रही है कि वो क्या करें, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो डिफेंस एंटरप्रेन्योर्स होंगे। ठीक है, उसके लिए है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि डिफेंस में सर्वश्रेष्ठता लाने के लिए आप जितना इनोवेशन यानी कि नई सोच, नई तकनीक या नवाचार लेके आ सकते हो। उसके अलावा सरकार ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है सृजन पोर्टल। तो जब हम सृजन पोर्टल की बात करते हैं तो ये एक पोर्टल है जिसमें सरकार टाइम टू टाइम क्या करती है, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताती है और कोशिश ये है कि भाई अभी हम क्या करते हैं, हमारा कोई इक्विपमेंट है उसके रिलेटेड किसी पार्ट को हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं देन वी हैव इंपोर्ट डिपेंडेंसी। जब हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो हमें बहुत सारे मैटर्स में क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहें, हम क्या बने, हम आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए सृजन पोर्टल के माध्यम से सरकार टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट निकालती है कि भाई इस
पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इस प्रोडक्ट की हमको आवश्यकता है, और चाहो आप तो इसको इंडिया में ही क्या करो, मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया। फिर डिफेंस कॉरिडोर्स यूपी और तमिलनाडु में बनाए ही गए हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर LCH प्रचंड, AGS शो पुश फॉर इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर एक स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन भी है, ये सिर्फ एक टैक्टिकल सक्सेस नहीं है कि भाई इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा काम किया। ये प्रूफ है कि इंडिया डिफेंस की फील्ड में किस तरीके से सेल्फ रिलायंट होता चला जा रहा है। ये हमारी स्ट्रॉन्ग जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, R&D जो है, उसकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, और ये दिखाता है कि इंटीग्रेशन हुआ है प्राइवेट इनोवेशन का विद द पब्लिक एग्जीक्यूशन। वाई वी आर सेइंग पब्लिक एग्जीक्यूशन, क्योंकि जो आर्मी है और जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया है, ऑपरेशन सिंदूर को, एंड दीज आर पब्लिक बॉडीज। ठीक है, इफेक्टिव नेट सेंट्रिक एंड ड्रोन वॉरफेयर। अब नेट सेंट्रिक का क्या मतलब होगा यहाँ पे, जिसमें नेटवर्क सेंट्रिक होगा, जिसमें सब लोग, आर्मी हो, ठीक है, नेवी हो, और तीसरी कौन सी होगी, एयरफोर्स होगी, ये एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो जो कंक्लूजन है वो यही है, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे दे विल बी टेक ड्राइवन। सो इंडिया इज रेडी फॉर द फ्यूचर बैटलफील्ड, backed by homegrown innovations, strong leadership and strategic investment। तो ऑपरेशन सिंदूर हमको क्या देता है, यह बताता है कि इंडिया डिफेंड भी कर सकता है, इंडिया रिटेलिएट भी कर सकता है, और इंडिया लीड भी कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ जो है अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भविष्य में युद्ध होंगे वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन होंगे। इसी चीज़ को सोचते हुए सरकार कौन सी स्कीम लेके आई थी, अग्निवीर योजना। ठीक है, इसको भी आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि जो अग्निवीर बनेंगे ये कम एज के लोग होंगे, लेस एज होगी इनकी। तो हमारी जो आर्मी है उसके अगर हम देखें तो एवरेज एज अभी हमको 32 to 35 ईयर्स देखने को मिलती है। तो अग्निवीर के माध्यम से सरकार का जो प्रयास है वो क्या है कि जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 23 to 25 होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ जो हमको पता है वो ये भी है कि भाई जितनी भी यंग जनरेशन होती है दे हैव मोर टेंडेंसी बायोलॉजिकली टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी। सो जब हम टेक ड्राइवन होना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए आर्मी में भी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी सिखानी होगी। और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए भी जो लेस एज के लोग होंगे वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, देयर कैन बी एक्सेप्शंस टू। इसी वजह से अग्निवीर स्कीम भी लाई गई थी। ठीक है, इसके प्लस माइनस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट दिस और ये चीज़ इससे रिलेटेड थी तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 4 जो है ये बात करता है सिनर्जी ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस। सिनर्जी का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, हिंदी में बोलें तो समन्वय। ठीक है, तो इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके समन्वय की ये बात करता है। आर्म्ड फोर्सेस में 3 आएंगी, वो आपको पता ही है। 7 मई को लॉन्च किया गया था। ट्रिगर पहलगाम टेरर अटैक था, वो ट्रिगर की तरह था, है ना। एम क्या था, प्यूनिटिव टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेचर था ट्राई सर्विसेज मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस लेड। सिंपल है ना। फिर मल्टी डोमेन वॉरफेयर थी। अब इसको मल्टी डोमेन वॉरफेयर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डोमेन पे काम नहीं हो रहा था, बहुत सारी डोमेन्स एक साथ इसमें लिंक्ड थी, जैसे कि लैंड, एयर, सी डोमेन्स। इवन हम क्या कहेंगे, हम स्पेस वॉरफेयर की भी बात कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी भी काम कर रही थी। ठीक है, इवन साइबर। इवन जब हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं तो मीडिया प्रोपागेंडा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, है ना। तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर ये रिकॉग्नाइज करता है थ्रेड्स इवॉल्व फास्टर देन द बॉर्डर शिफ्ट्स। अब सबको पता है कि बॉर्डर शिफ्ट होना एक मुश्किल काम है।
स्लो काम है। बॉर्डर शिफ्ट के लिए क्या होता है, प्रॉपर युद्ध होता है एंड यू हैव टू विन द टेरिटरी। ठीक है, ड्यूरिंग वॉर, या फिर कोई एग्रीमेंट होता है जिसके तहत बॉर्डर शिफ्ट होता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे कि इंडिया बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, 2014 के बाद हुआ था वो, शायद 15, 16, 17 में हुआ था, तो उसमें बहुत समय लगा। कितने समय से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर इशू चल रहा था, है ना, और वो बहुत वर्षों के बाद में क्या हो पाया, रिजॉल्व हो पाया। ठीक है, तो जो बॉर्डर शिफ्ट्स हैं उनमें समय लगता है, लेकिन जो थ्रेट्स हैं, जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर के कारण जो थ्रेट्स आ रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व होते हैं। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, फिर मार्क्ड बाय जॉइंटनेस, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट एंड मिनिमल कोलिटरल डैमेज। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कोलिटरल डैमेज मिनिमम हो, यानी कि जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, फिर इंटेलिजेंस ड्राइवन ऑपरेशंस। इंटेलिजेंस मतलब खुफिया जानकारी, मतलब जो ऑपरेशंस होंगे वो कैसे होंगे, इंटेलिजेंस लेड होंगे। मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस कन्फर्म 9 मेजर टेररिस्ट कैंप्स। जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने क्या बताया कि भाई 9 मेजर टेरर कैंप्स हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक्स विद सिविलियन रिस्ट्रेंट एंड एथिकल कंडक्ट, उनको हमने किया। अवॉइडेड हार्म टू सिविलियंस डिस्पाइट हाई इम्पैक्ट मिशंस। ठीक है, अब पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन किया उसको हमने न्यूट्रलाइज भी किया, जैसे कि ड्रोन और यूसीएवी अटैक्स टारगेटेड इंडियन बेसिस काउंटर्ड बाई लेयर्ड एयर डिफेंस एंड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी। ठीक है, आईसीसीएस उसके माध्यम से, या आईएसीसीएस भी इसको हम कह सकते हैं, आईएसीसीएस उसके माध्यम से हमने पाकिस्तान के जो रिटेलिएशन था उसको न्यूट्रलाइज किया। रियल टाइम में हमने डिटेक्ट किया, इंटरसेप्ट किया और डोमेन कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। ठीक है, फिर हम एयरफोर्स के रोल की बात करें तो उन्होंने भी जो हमले किए वो बहुत प्रिसाइज्ड थे, तो उनके अटैक्स वर प्रिसीजन स्ट्राइक्स। जैसे नूर खान एयरबेस था पाकिस्तान का, रहीम यार खान एयरबेस था, उन पे हमने हमले किए। डैमेज विजुअल्स को भी शेयर किया गया ऑफिशियल ब्रीफिंग्स में। और हमने आकाश को डिप्लॉय किया था, पेचोरा ओएसए AK को हमने डिप्लॉय किया था। आकाश इसमें से हमारा इंडिजीनियस है, पहले भी बात हुई थी। और लीगेसी प्लेटफॉर्म्स ये हैं, यानी कि वी हैव इम्पोर्टेड दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इनेबल्ड बाय इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर था, यानी सब कुछ इंटरलिंक था। एक कमरे में बैठे भी आपको सब कुछ पता चल रहा था, कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, सारी एजेंसीज के बीच में आपस में। आर्मी का कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने एक डुअल रोल प्ले किया, जो ऑफेंसिव भी था, डिफेंसिव भी था। एयर डिफेंस यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, मैनपैड्स जो हैं, LLEDs हैं। ठीक है, लो लाइट एयर डिफेंस गन्स हैं, ये लॉन्ग रेंज SAMs हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। काउंटर्ड जो दुश्मन देश के ड्रोन्स थे, लोइटरिंग म्यूनिशंस थी, उनको हमने काउंटर किया। प्रोटेक्ट किया सिविलियंस को और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेवी का भी एक रोल था, असर्टेड मैरीटाइम डोमिनेंस विद कैरियर बैटल ग्रुप। अभी जो कैरियर बैटल ग्रुप होता है ये क्या करता है, इसका काम ये होता है, जो वॉरशिप्स होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और वॉरशिप जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह ही काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं एयरक्राफ्ट को। तो MiG-29 क्या हो गया, ये एक एयरक्राफ्ट हो गया, एक वॉरशिप है वो उसको कैरी कर रहा है, और उस वॉरशिप को कौन बचाएगा, कैरियर बैटल ग्रुप। ठीक है, अब हम फंक्शंस की बात करते हैं नेवी के। तो परसिस्टेंट सर्विलांस, नेवी के द्वारा भी सर्विलांस किया गया, रियल टाइम थ्रेट को आइडेंटिफाई किया गया, और एयर डिफेंस शील्ड। ठीक है, इन्होंने ब्लॉक करा पाकिस्तान की एयर एक्टिविटी को फ्रॉम मकरान कोस्ट। कंक्लूडेड 24/7 सॉर्टीज, वैलिडेटेड एंटी एयर एंड डिफेंस मिसाइल डिफेंसेज। BSF ने भी अपनी विजिलेंस यानी कि सतर्कता दिखाई, कहाँ पे, बॉर्डर्स पर। और इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो जम्मू कश्मीर के सांबा में हुए थे उनको रोका। ठीक है, आउटकम क्या हुआ, हैवी गन फाइट हुई। 2 इन्फिल्ट्रेटर जो हैं, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। वेपन्स और वॉर लाइक स्टोर्स को भी हमने रिकवर किया। इससे हमको पता चलता है कि BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल जो हमारा है, मतलब सशस्त्र सीमा बल तो अलग होता है, BSF अलग होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप बताना मुझे, कि सशस्त्र सीमा बल कहाँ पर रहता है और BSF की जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है। तो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है
उसने अपनी रेडीनेस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को दिखाया। तो ऑपरेशन सिंदूर की एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या थी कि ये सिर्फ एक टैक्टिकल नहीं था, इसने एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दिया है। इसने डिमॉन्स्ट्रेट करा है इंडिया की ट्राई सर्विस सिनर्जी को, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को और डिफेंस रेडीनेस को। इसको सपोर्ट किया गया कंसिस्टेंट गवर्नमेंट फंडिंग एंड पॉलिसी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और आर्मी कोई ऐसा तो है नहीं कि 2-3 सालों में स्ट्रांग हो गई हो। तो उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है कि गवर्नमेंट कितना प्रोएक्टिवली सपोर्ट कर रही है आर्मी को, पॉलिसीज़ के माध्यम से, फंडिंग के माध्यम से, ठीक है। लीगेसी एंड मैसेज की अगर हम बात करें तो इसने मॉडर्न इंडियन वॉरफेयर को डिफाइन किया, सेंट क्लियर वार्निंग, अग्रेशन विल मीट अ कैलिब्रेटेड येट फर्म रेस्पॉन्स, ठीक है। सिंबल ऑफ मिलिट्री प्रिसीजन, नेशनल यूनिटी एंड रीजनल डोमिनेंस, वो भी दिखाया हमने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मेजर गवर्नमेंट लेड एफर्ट्स क्या हैं, जो सरकार लॉन्ग टर्म में एफर्ट्स ले रही है, किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंस और प्री दोनों के लिए ही, कि लॉन्ग टर्म में सरकार के द्वारा क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस को इंटीग्रेट करने के लिए। तो एक तो जो चीज़ बनाई गई थी वो बनाई गई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2019 में, और हमारे सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? विपिन रावत जी थे, है ना, जो आर्मी के जनरल भी थे। तो ये 4 स्टार जनरल होते हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो समझने की वो ये है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पोस्ट होती है। जो भी व्यक्ति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेगा उसका क्या काम होगा? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनके साथ में डील करना, ठीक है। यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज अ बॉस ऑफ ऑल 3, वो तीनों का क्या है? बॉस है, और उसका काम क्या है? तीनों को इंटीग्रेट करके रखना, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। अब ये क्या करता है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बेसिकली एक ऑफिस है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम है आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, इनको कोऑर्डिनेट करवाना, इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, ठीक है, ताकि क्या ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, और इनके बीच में जब इंटीग्रेशन बढ़ेगा तो जब भी हमारे देश पे हमला होगा ये बेटर तरीके से मिल के काम कर पाएंगे, मिल के काउंटर अटैक कर पाएंगे, है ना। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसके लिए क्या करेगा? कुछ पॉलिसीज भी लेके आ सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई सर्कुलर जारी कर सकता है। तो क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अकेला ये सारा काम कर लेगा कि वो आया एक जगह पर और उसने बोला और काम हो गया? नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ये सारा काम करने के लिए, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए, इनकी एक जॉइंट मीटिंग बुलाने के लिए, कुछ सर्कुलर्स रिलीज करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए एक ऑफिस की, एक कार्यालय की आवश्यकता पड़ेगी, और उस ऑफिस का ही नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज अ ऑफिस जिसमें बहुत सारा स्टाफ होगा जो डे टू डे एक्टिविटीज को देखेगा, और वो जो डे टू डे एक्टिविटीज को देखेगा उनको डील करने का काम जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हो गया, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पॉलिसीज बनाएगा, सर्कुलर्स निकालेगा, और उसके बेसिस पे क्या कहते हैं पूरा ऑफिस काम करेगा, और एक कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा तीनों फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होता है डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि डायरेक्टली जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनको सलाह देगा, सैन्य सलाहकार जो होगा, मुख्य सैन्य सलाहकार, वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। ये ओवरसी करेगा आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, टेरिटोरियल आर्मी को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है। आई होप आपको ये पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता है तो इसको गूगल करो, ठीक है। प्रमोटिंग ज्वाइंटनेस इन प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, स्टाफिंग एंड कमांड रिस्ट्रक्चरिंग, यही हमने बात करी थी कि उनकी जो ट्रेनिंग होगी किस तरीके से स्टाफिंग होगी। स्टाफिंग का मतलब क्या हो सकता है? पोस्टिंग से हो सकता है कि किसको कहाँ पोस्ट किया जाएगा, कमांड की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, ये सब कुछ जो है उसमें की रोल होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। ये लीड करेगा ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को, साइबर और स्पेस कमांड्स को भी लीड करेगा। ये एडवाइस करेगा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिफेंस प्लानिंग बॉडीज, ठीक है। ये रिफॉर्म्स लेके आएगा टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज, इनहेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड रिड्यूस वेस्ट, ठीक है। अब इन वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही एक चीज बनाई गई, इसको हम कहते हैं जॉइंट लॉजिस्टिक्स
नोड। अभी हम देखेंगे आगे कि जॉइंट लॉजिस्टिक नोड क्या है और किस तरीके से ये एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए और जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है उसको दूर करने के लिए एक बेटर चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टी ईयर डिफेंस एक्विजिशन प्लान्स को एंड प्रायोरिटाइज करेंगे इंटर सर्विस नीड्स को। तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्ट्रेंथन करता है यूनिफाइड लीडरशिप को और इंटीग्रेशन को ताकि एक कोऑर्डिनेटेड इंडियन मिलिट्री बन सके। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके साथ में हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की भी बात करनी होगी। ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बेसिकली क्या होता है? ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में इसको समझते हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है। ठीक है, उसके लिए हम एक मैप बना लेते हैं इंडिया का। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी क्या होता है, जो एयरफोर्स है वो अलग काम करती है, नेवी बिल्कुल अलग काम करती है और आर्मी बिल्कुल अलग काम करती है। ठीक है, अब मान लो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे हमला हो गया। ठीक है, तो इस पे जब हमला हो जाएगा तो यहाँ पे आर्मी, नेवी, ठीक है, और एयरफोर्स तीनों की ज़रूरत है। बट सिंस ये तीनों की तीनों कैसे काम कर रही हैं, अलग अलग काम कर रही हैं, तो इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है। अभी के समय में जो सिनेरियो था या है वो यही है कि इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है बहुत बेटर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ में ही आर्मी के पास में कौन से वेपन्स हैं ये नेवी को नहीं पता, नेवी के पास में कौन से वेपन्स हैं ये आर्मी को ठीक से नहीं पता, और एयरफोर्स के पास में क्या है ये इन दोनों को नहीं पता। तो इससे हमें क्या पता चला? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जब इनसे कहा जाएगा कि आपको मिलके काम करना है, देन दे डू नॉट नो ईच अदर प्रॉपरली। ठीक है, अभी जो आर्मी का बंदा यहाँ पर है, आर्मी यहाँ भी है, आर्मी यहाँ भी है, आर्मी यहाँ भी है, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत कांटेक्ट है, लेकिन इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है। तो अभी क्या होता है, आर्मी सारे लोग एक साथ काम करते हैं, नेवी वाले सारे एक साथ काम करते हैं, एयरफोर्स वाले सारे एक साथ काम करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनेगा, तो एक वेस्टर्न रीजन के लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड बना देंगे, एक नदर्न थिएटर कमांड बना देंगे, एक ईस्टर्न थिएटर कमांड बना देंगे और एक सदर्न थिएटर कमांड बना देंगे। ठीक है, तो जब हम ईस्टर्न थिएटर कमांड की बात करेंगे तो इसमें तीनों लोग होंगे। ठीक है, इसमें नेवी भी होगी, इसमें आर्मी भी होगी और इसमें एयरफोर्स भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक यूनिट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और जब भी हमला होगा तो ये मिलके काम कर पाएंगे, जो अभी तक मिसिंग था। तो इसी के लिए हम क्या बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5 के आसपास इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनेंगे। एक ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो गया जहाँ पे यहाँ की आर्मी, यहाँ की नेवी, यहाँ की एयरफोर्स मिलके काम करेगी, ये लोग साथ में ही बैठा करेंगे। ठीक है, एक ही कैंपस होगा जहाँ पे लोग बैठेंगे, इनकी मीटिंग्स होंगी। ठीक है, ताकि इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर किया जा सके। तो हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में। तो ये हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया। लॉन्ग टर्म के लिए हम जॉइंट लॉजिस्टिक नोट्स बनाएंगे जो हम आगे देखने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना रहे हैं, जो इसका एम क्या, यूनिफाई करेगा आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को बाई ज्योग्राफी और फंक्शन। देखा अभी हमने मैप के जरिए भी समझा। क्या इनेबल करेगा, ऑपरेशनल सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन या समन्वय। सेपरेशन हो जाएगा ऑफ रेज, ट्रेन, सस्टेन एंड ऑपरेशंस का। डोमेन्स क्या होंगे, लैंड बॉर्डर्स, मैरीटाइम, एयर डिफेंस। फोकस क्या, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एक साथ में। प्रमोट क्या करेगा, डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर एंड डिजिटाइजेशन को प्रमोट करेगा। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी। तो ये बेसिकली क्या एक ऑफिस है। इस ऑफिस का नेता कौन है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसमें क्या होगा, इसमें ऑफिस वर्क होगा, जो पॉलिसीज बनेंगी वो सारी इसी में बनेंगी। ठीक है, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, आर्म्ड फोर्सेस का इंटीग्रेशन। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट। अब जो हथियारों की भी खरीद होगी वो भी ज्वाइंट रूप से होगी, मिलके होगी।
ठीक है। ट्रेनिंग होगी, स्टाफिंग होगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी थ्रू ज्वाइंट थिएटर कमांड्स, ठीक है। ज्वाइंट थिएटर कमांड भी हमने समझ लिया है। ओवरसाइट ऑफ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स होगा। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि देखना, मॉनिटरिंग करना। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स वो भी यहीं से होगा। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट भी लाया गया 2023 में, ताकि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अब इंटर सर्विस का मतलब क्या होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए एक अधिनियम तक ले आया गया है जो इंपावर करता है ट्राई सर्विस कमांडर्स को विद यूनिफाइड अथॉरिटी। की फीचर्स क्या हैं, यूनिफाइड कमांड फॉर डिसिप्लिन, फास्टर डिसीजन मेकिंग, प्रमोट करेगा ज्वाइंट कल्चर को, लीगल फाउंडेशन होगी ये फॉर थिएटर कमांड, ठीक है। तो अभी बात चल रही है कि भारत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को बनाया जाए। तो उस थिएटर कमांड को बनाने के लिए एक नींव का काम, एक कानूनी नींव का काम किसने कर दिया है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट ऑफ 2023 ने कर दिया है। सर्विस आइडेंटिटी उनकी रिटेन रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरीके से एक, मतलब कि ये एक सर्कल बना दिया जो नदर्न थिएटर कमांड है जिसमें आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। अब कोई कहने लगे कि इनकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, वो खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बनी रहेगी, ठीक है। फिर हम ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स की बात करते हैं। ये ऑपरेशनल है 2021 से, मुंबई में, गुवाहाटी में और पोर्ट ब्लेयर में। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि अभी हम देखते हैं, एक जगह है मुंबई, ठीक है। मुंबई में जो आर्मी के अफसर्स हैं उनको फूड की ज़रूरत है, ठीक है, एमुनिशंस की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, ठीक, और बाकी की बेसिक एमिनिटीज़ की ज़रूरत है। तो अभी क्या होता है, मुंबई में आर्मी का अलग होगा, नेवी का अलग होगा, इन रिक्वायरमेंट्स के लिए जो एरिया होगा, और एयरफोर्स का अलग होगा। अगर तीनों का अलग अलग रीजन है जहां पे उनकी वही एक जैसी, इसमें क्लोथिंग भी आ जाएगा, है ना, बेसिक एम्यूनिटीज में क्लोथिंग। तो बेसिक एम्यूनिटीज जो एक जैसी हैं उनके लिए यदि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग एरियाज निर्धारित होंगे तो इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर इनको कंबाइंड करके एक जॉइंट लॉजिस्टिक नोड बना दिया जाए जहाँ पे भले आर्मी का व्यक्ति हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, जो उनकी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो एक जगह पर ही पूरी हो जाएंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, ठीक है, यानी कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो इसी उद्देश्य से ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स बनाए गए हैं मुंबई में, गुवाहाटी में और पोर्ट ब्लेयर में, और समय के साथ में इनको क्या किया जाएगा, और इंक्रीज भी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन 3 लॉजिस्टिक नोड्स के अलावा आर्मी को जो चीज़ों की ज़रूरत है वो कहीं और नहीं मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग थे वो तो थे ही, लेकिन इन रीजन्स में, मुंबई में, गुवाहाटी में, पोर्ट ब्लेयर में क्या कर दिया गया है, जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स बना दिए गए हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। अभी लॉजिस्टिक्स हैं फॉर आर्म्स, राशन, फ्यूल, स्पेयर्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, सिंपल है। बेनिफिट क्या होंगे, मैन पावर की भी सेविंग होगी, भाई जितने ज़्यादा एरियाज होंगे उतनी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी। अब रिसोर्स एफिशिएंसी भी आएगी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आएगी, वो मैंने आपको एक उदाहरण दे ही दिया, ठीक है। अब इंडिया की जो इंटीग्रेटेड मिलिट्री पोस्चर है वो कैसा है, 2025 को हमने ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। इसका उद्देश्य क्या, ज्वाइंटनेस लेके आना और कॉम्बैट रेडीनेस, ठीक है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात हो रही है, वो भी हमने समझा, उसमें क्या होगा, ऑपरेशनल सिनर्जी आएगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये जॉइंट प्रोक्योरमेंट करेगा, यानी कि आपको वेपन्स को प्रोक्योर करना है। कई बार होता क्या है, आर्मी के पास में वो वेपन्स हैं, नेवी के पास में वो वेपन्स नहीं है, और दोनों को एक से ही वेपन्स की आवश्यकता है। तो जब दोनों को एक से ही वेपन्स की आवश्यकता है और आर्मी इज़ हैविंग देम इन सफिशिएंट अमाउंट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेवी, कि वो भी उन्हीं को परचेज करे, है ना। तो ज्वाइंट परचेज जब होगी तो उससे भी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से ज्वाइंट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज होंगे, ट्राई सर्विस कोर्स होंगे, सेमिनार्स होंगे,
जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स होंगे ताकि मैन पावर सेविंग हो। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया है यूनिफाइड कमांड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटीग्रेटेड मिलिट्री में क्या क्या फीचर्स होंगे। फिर हम बात करते हैं जॉइंट ट्रेनिंग की, सेमिनार्स की और एक्सरसाइजेस की। तो ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स की इसमें बात आ जाएगी। तो जो ट्राई सर्विसेज हैं, अगर उनका वॉरफेयर का एक कोर्स करवाया जा रहा है, अब ट्राई सर्विस मतलब वही कोर्स आर्मी वाले भी करेंगे, नेवी वाले भी करेंगे और एयरफोर्स वाले भी करेंगे, तो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हैं। तो ये रैंक एग्नोस्टिक ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो मेजर टू मेजर जनरल्स, तो इसमें मेजर भी होंगे, मेजर जनरल्स भी होंगे, और उनके बीच में कौन सी पोस्ट आती है, आपको वो हायरार्की पता है, ठीक है। नहीं पता है तो एक बार गूगल करना इसकी हायरार्की को, कि भाई जो पोस्ट होती हैं वो कैसे होती हैं। ऐसे सबसे पहले क्या होता है, लेफ्टिनेंट होता है, ल्यूटिनेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में क्या बनते हैं, ये एक हायरार्की यू शुड नो, ठीक। तो इसमें जब हम रैंक एग्नोस्टिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी क्या रैंक है वो इसमें मैटर नहीं करेगी, ठीक है। उस रैंक को मैटर करवाए बिना, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञानी कहना भी सही नहीं होगा, एग्नोस्टिक का मतलब होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट नो। जैसे कि कुछ लोग रिलीजन के मामले में कहते हैं दैट वी आर एग्नोस्टिक, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता भगवान है या नहीं है और हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो एग्नोस्टिक लोग ना तो आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, ना तो वो ये कहते हैं भगवान नहीं है, वो ये भी नहीं कहते कि भगवान है, वो कहते हैं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हमें नहीं पता, और भगवान के होने या न होने से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसी तरीके से रैंक एग्नोस्टिक ट्रेनिंग में क्या होगा, किस व्यक्ति की क्या रैंक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे आर्मी जनरल होंगे, सबकी एक जैसी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसका फोकस क्या है, मॉडर्न वॉरफेयर एंड टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस। डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स भी करवाया जाएगा, जो जून 2024 में हुआ था मिलिट पुणे में। 166 ऑफिसर्स थे, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, कोस्ट गार्ड के और कुछ फॉरेन भी थे। ज्वाइंट ट्रेनिंग टीम्स बनाई गई थी। इम्फेसिस किस पे था, जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, स्ट्रेटेजी पे और जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सेमिनार्स भी हुए हैं, परिवर्तन चिंतन कॉन्फ्रेंस हुई है। चिंतन मतलब डेलिब्रेशन, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हुई है फॉर ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन रिफॉर्म्स। सिनर्जाइजिंग एयर एंड नेवल फोर्सेज सेमिनार हुए हैं। इंडियन ओशन रीजन एयर मैरीटाइम कॉम्बैट पावर। कुछ एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करी गई हैं, जैसे कि एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार जो अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। अब अरुणाचल प्रदेश में जो ये की गई है, ये बेसिकली LAC के बहुत नज़दीक की गई है। LAC क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे हमने अपना एक तरीके से इस एक्सरसाइज के माध्यम से क्या किया है, शक्ति प्रदर्शन किया है। सुना होगा आपने ये शब्द, बार बार चलता है, शक्ति प्रदर्शन, कि हम दिखा सकें कि भाई हम बहुत पावरफुल हैं और आप हमारे ऊपर अटैक करने की सोचना भी मत। इसने फुल स्पेक्ट्रम कन्फ्लिक्ट को कवर किया, इंटीग्रेशन ऑफ फायर पावर एंड सर्विलांस। तो फायर पावर बेसिकली क्या दिखाता है, किसी देश की स्ट्रेंथ को दिखाता है, कि ठीक है, जो स्ट्रेंथ है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक। फिर हमने एक्सरसाइज डेजर्ट हंट भी करी थी इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन जोधपुर में। स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स इसमें आई थी, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस इनको हम क्या कहते हैं, अर्धसैनिक बल। मार्कोस भी थे। मार्कोस क्या होता है, मैरीटाइम कमांडो या मरीन कमांडोज, ठीक है। और गरुड़। ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटर ऑपरेबिलिटी, वही इंटर कोऑर्डिनेशन एंड फास्ट रेस्पॉन्स, ठीक। फिर हम टेक इंटीग्रेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं, तो डिफेंस के कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी हमको बेहतर करने की आवश्यकता है। सिक्योर एक्सक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, उसके अलावा हम क्या सपोर्ट करेंगे, वॉइस, वीडियो, डेटा सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ 3 सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेज। फिर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो हमने देखा ही था। इसी के लिए हम किसको यूज कर रहे थे, आकाश तीर को, ठीक है। ये बैकबोन है रियल टाइम कोऑर्डिनेशन का, सिंक्रोनाइज करता है एक्शन अक्रॉस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स।
और ये जो है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कितना कारगर हो सकता है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख भी लिया। तो 2025 जो है वो एक ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स है। ऐसा किसने कहा था? राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा। इसके उद्देश्य क्या हैं कि एडवांस ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की स्थापना। ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है अलग से मीन्स में टॉपिक भी बन सकता है, किसका? GS3 का। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एक थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया है, इसके ऊपर पॉइंट्स अपने प्रिपेयर करके रखो। फिर है बिल्ड शेयर्ड ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग, बूस्ट मल्टी डोमेन कॉम्बैट रेडीनेस। कॉम्बैट मतलब लड़ाई। ठीक है, फिर है कंक्लूजन। हम क्या कहेंगे? इंडियाज इंटीग्रेटेड मिलिट्री पोस्चर वो कैसा है? स्ट्रक्चर्ड है, सिंक्रोनाइज्ड ट्राई सर्विस फ्रेमवर्क हमने देखा, केपेबल है अक्रॉस लैंड, सी, एयर, साइबर एंड स्पेस, और रेडी है बॉर्डर कन्फ्रंटेशन के लिए भी, मैरीटाइम यानी कि समुद्री खतरों से डील करने के लिए भी, और जो एरियल इंट्रूजन्स होते हैं, इंट्रूजन मतलब घुसपैठ, उनके लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी योजना जून की मैगजीन है उसका हम पार्ट 1 कवर करते हैं, जिसमें हम ख़त्म करते हैं अभी, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, तो जो अगला पार्ट आएगा इसका पार्ट 2 जो जून की मैगजीन है उसमें हम आर्टिकल नंबर 5 से 10 तक कवर करेंगे। तो हमारा एक पोर्शन कवर हो गया है जिसमें एक्सक्लूसिवली हमने जो ऑपरेशन सिंदूर है और जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं वो कैसे काम कर रही हैं, व्हाट आर द रिफॉर्म्स विच आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, उसको हमने कवर किया। ये आपके GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी काम आएगा। इवन जो हमने कुछ स्कीम्स पढ़ी थी जैसे कि IDEX, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस, या फिर हमने सृजन के बारे में पढ़ा था जो बेसिकली एक पोर्टल है जिसके तहत सरकार ये बताती है कि एक पर्टिकुलर जो हमारा इक्विपमेंट है डिफेंस से रिलेटेड उसके इस पार्ट को हम चाहते हैं कि इंडिया में ही बनाया जाए, और उसके लिए लोगों से वो क्या कहती है कि आप इसको बनाओ। ठीक है, तो जो डिफेंस रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, दे गेट टू नो दैट दिस इज़ द फील्ड वेयर दे नीड टू वर्क, वो भी हमने देखा। तो ये आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प हो सकती है। इवन इसके साथ में हमने जो एम्बेसी है वर्सेस हाई कमीशन, उसके बीच में डिफरेंस भी जाना। हमने CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो भी समझा। हमने अग्निवीर योजना से संबंधित भी 1-2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इसका भी हमने जिक्र किया। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसकी जो PDF है आपको हमारी सिविल सर्विसेज विद नीलेश की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको उसको जाके एक बार देखना होगा। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं भी देखना चाहते हैं तो हम वीडियोस के माध्यम से ही सब कुछ कवर करते चल रहे हैं, और बहुत होलिस्टिकली आप अगर ये वीडियोस देखते हो तो आपकी योजना मैगजीन जो है कवर हो जाएगी। और हमारा उद्देश्य सिर्फ लाइन बाय लाइन रीड कर देना नहीं है, ये भी है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए और एक इंटरलिंकेज आपकी बने। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज़ है जो हम जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती चली जाती है। थैंक यू।